कक्षा 8 ए और बी के सभी बच्चे अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज निकाल लें। यूनिट 3 भाग 16 बुद्ध कथा एवं चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखें। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में डालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वह इतनी दूर पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें अपना पाना असंभव हो। लेकिन जब वह उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जात के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। प्यारे बच्चों, बुद्ध की जो रचना थी जिसे प्यार से हम भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, कमल के इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वह इतनी दूर कि पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव है। लेकिन जब वह हमें दोबारा दिखाई पड़ते हैं, उनकी आकृति जीवन शक्ति से भी भारी जान पड़ती है। युग युग बीतते चले जाते हैं पर बुद्ध हमारे दूर नहीं होते हैं। उनकी वाणी हमारे कानों में मंद धुन से कहती है कि हमें संघर्षों से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला डटकर करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और भी बड़े अवसरों की तलाश करनी चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हमारे एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति महसूस होती है। उस राष्ट्र और जात के पास निश्चित ही समझदार और आंतरिक शक्ति है जो इनके विचारों को मान करके और निध के रूप में ऐसे भव्य आदर्श को जन्म देती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे शुरू हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ।
दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। भारत में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रचार शुरू हो जाता है। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था। शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच में लड़ाइयाँ डालने का ये प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण के विषय से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिलती है और ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आते हैं जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों को अपने रूप में ढालते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का जब मेल हुआ तो बड़ा कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी बनी थी। सिकंदर से भेंट होने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना और नया नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित करके और यूनान की सेना को भारत से खदेड़ने का काम किया और तक्षशिला पर फिर से अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुन करके बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर के चंद्रगुप्त पटना पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस की राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्म में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है, मुद्रा राक्षस। नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो ना कभी अपमान को भूलता है ना अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वो साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सदा सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी पाटलिपुत्र को राजधानी बना करके यह नया ग्रंथ कैसा है? सौभाग्य से हमें उसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विराट सेल्यूकस के राजदूत विवरण में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र
जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है, और उसकी रचना का समय यही है। कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम था। वह हादृष्ट से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्म में भी। इसी के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। उस नाटक में चाणक्य की उभरती तस्वीर दिखाई गई है। साहसी और षड्यंत्री अभिमानों और सत्प्रसोधियों ने जो कभी अपमान को भूलता नहीं है, न अपने लक्ष्य को उज्जवल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वो हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वो साम्राज्य की बागडोर एक हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत से वो बहुत दूर रहता है। वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को जरा सी भी तकलीफ रही हो। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और अनुचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मड़िया, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम का राज की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनित करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे।